नमः संस्कृता मित्रों, विद्यार्थियों, हम संस्कृत व्याकरण में जो अध्ययन कर रहे हैं उस संस्कृत व्याकरण के अध्ययन में हम अध्ययन कर रहे थे पहले संधि का। संधि के हमने पहले 3 वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो था दीर्घ का, दूसरा था यण का। यण से संधि के 2 वीडियो थे और अब हम तीसरी जो संधि पढ़ रहे हैं वो होगी हमारी गुण स्वर संधि। लेकिन पहले वापस हम आते हैं, प्रस्तावना में आते हैं। संधि क्या है, दीर्घ संधि क्या है, यण संधि क्या है। इसने पहले वाले वीडियो नहीं देखे वो उनको एक बार बता दें कि संधि क्या चीज है। 2 वर्णों का मेल, न कि 2 शब्दों का मेल। 2 वर्णों का मेल संधि कहलाता है। जब 2 वर्ण नजदीक आते हैं, पास में आते हैं, उनमें जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, वो किन्हीं शर्तों के आधार पर होता है। और वे शर्तें बनाई गई है हमारी अष्टाध्यायी ग्रंथ में। वो शर्तें बनाई गई है पाणिनि के द्वारा। तो उन शर्तों के आधार पर जो परिवर्तन होता है वो था हमारा संधि। अब हम संधि में पढ़ते हैं। पहला वेद हमने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि। जैसा कि नाम इसका है दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा व्यंजन। और दीर्घ जो स्वर है वो हमारे पास में कितने हैं? 4। यदि इन 4 स्वरों में से संधि बनती है, मिलाने पर अगर ये 4 शब्द बनते हैं तो संधि होगी हमारी दीर्घ। स्वर के बाद स्वर, अकह सवर्ण दीर्घ, अकह सवर्ण दीर्घ मतलब अक वर्ण के बाद में समान वर्ण आने पर, अक जो प्रत्याहार था हमारा, हमने पढ़ेंगे वापस हम मैत्री सूत्र क्या है। तो अक प्रत्याहार के बाद में समान वर्ण आने पर जो परिवर्तन हुआ था, वो दीर्घ बना था, वो दीर्घ स्वर संधि थी। तो समान वर्ण आने के बाद में, और कौन से समान वर्ण थे वो? सवर्ण, सवर्ण। अक के बाद पर प्रत्याहार कौन सा था? अक। जैसे एके या आके या ई या दीर्घ ई या ह्रस्व दीर्घ ह्रस्वरी दीर्घरी या री, ये समान वर्ण के बाद वापस जो वर्ण आ रहे हैं, एक ही जाति के आ रहे हैं, एक ही वर्ण के आ रहे हैं, ये मिलने पर जब दीर्घ हो रहा था वो दीर्घ संधि थी। तो अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आने पर दीर्घ बन जाना ही दीर्घ स्वर संधि थी। हमने अगले पढ़ा यण स्वर संधि क्या थी। तो स्वरों के मिलने पर, 2 स्वरों के मिलने पर यण बन जाना, 2 स्वरों के मिलने पर यण बन जाना, यण स्वर संधि थी। यण में 4 प्रत्याहार आ रहे थे हमारे पास में, य व र। जब 2 वर्णों के मिलने पर या तो बन रहा है ये, या बन रहा था वे, या बन रहा था रे, या बन रहा था ले, तो संधि हमारी कौन सी हो रही थी? यण। तो 2 स्वरों के मिलने पर यण बन जाना। और 2 स्वर कौन कौन से मिल रहे थे? ये भी शर्त थी। 2 स्वर कौन कौन से मिल रहे थे? शर्त थी। ये शर्त हमारे सूत्र में थी, इको यण थी। इक प्रत्याहार के बाद में अच प्रत्याहार आने पर यण बन जाना। आगे पहले कौन सा प्रत्याहार होना चाहिए था? इक। उसके बाद कौन सा प्रत्याहार होना चाहिए था? अच। अच का मतलब स्वर है। उसके बाद में जो परिवर्तन होता, जो बदलाव होता, वो या तो आता य में, या आता व में, या आता र में, या आता ल में। तो जो हमारे संधि बनती वो संधि बनती थी यण। इन 4 शब्दों के मिलने, जो 4 शब्द बन रहे थे, परिवर्तन होने पर 4 शब्द बन रहे थे, 4 शब्दों की उत्पत्ति हो रही थी, तो यण संधि थी। अगला जो हम रूप पढ़ रहे हैं वो है गुण। तो यण बन जाना ही यण स्वर संधि थी और दीर्घ बन जाना ही दीर्घ स्वर संधि थी। इसी प्रकार गुण बन जाना ही गुण स्वर संधि होगी। 2 स्वरों के मिलने पर गुण बन जाना, 2 स्वरों के मिलने पर गुण आदेश होना गुण स्वर संधि थी। हम गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। इसके पहले हम वापस आते हैं, क्योंकि बीच में हमारे गुण स्वर संधि पढ़ेंगे तो हमारे बीच के अंदर फिर आएंगे वही महेश्वर सूत्र। तो पहले महेश्वर सूत्रों को एक तरफ लिख लेते हैं। तो देखिए महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र, ये भगवान शिव के डमरू से निकले हुए हैं। इनके आधार पर ही संधि की उत्पत्ति, संधि की उत्पत्ति, संधि की रचना संभव हुई है। अगर ये सूत्र नहीं होते संधि नहीं बनती। संधि घटने का सब्जेक्ट होता, समझने का नहीं होता। हम इन शिव सूत्रों के आधार पर ही संधि को समझ सकते हैं। कई लोग जो पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं वो यही है कि महेश्वरी सूत्र, शिव सूत्र क्या है। वो चीज, किसी चीज को समझने के लिए, किसी चीज का कानून बनाने के लिए हमें कुछ धाराएं बनानी पड़ती है, हमें कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, हमें कुछ आदेश बनाने पड़ते हैं। तो संधि बनाने के लिए जो आदेश, जो नियम, जो धाराएं बनाई गई थी, वो सभी धाराएं कहाँ है? हमारी महेश्वरी सूत्र में है। संधि की संपूर्ण धाराएं कहाँ लिखी हुई है? महेश्वरी सूत्र में लिखी हुई है। इसलिए महेश्वरी सूत्रों का और उच्चारण स्थानों का
संधि हमें पढ़ने के पहले महेश्वरी सूत्रों का और उच्चारण सूत्रों का हमें ज्ञान होना जरूर आवश्यक है। अगले टॉपिक में हम आपके सामने उच्चारण जो स्थान है वो भी लेके आएंगे, क्योंकि बिना उच्चारण स्थान के हम संधि नहीं पढ़ सकते हैं, बिना महेश्वरी सूत्रों के हम संधि नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए दोनों का होना हमारे सामने आवश्यक है। आज हम पढ़ते हैं महेश्वरी सूत्र। पहले पढ़ लेते हैं महेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी या माहेश्वर या शिव सूत्र, इनकी संख्या कितनी है? 14 संख्या इनकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। पहला हमारा सूत्र आएगा वो आएगा ए ई उ और ण। नंबर 2 पर आ रहा है हमारे पास में री ली और कै। नंबर 3 पे आएगा ए ओ न। नंबर 4 पे आ रहा है हमारे पास में कई औ और चे। नंबर 5 पे आ रहा है ये व र टे। नंबर 6 पे आ रहा है हमारे पास में ल और ण। नंबर 7 पे आ रहा है ये मैं रे ण न और मैं। नंबर 8 पे हमारे पास आ रहा है आपके पास में झ भ और ये। नंबर 9 पर हमारे पास आ रहा है घ ढ ध श। नंबर 10 पर आ रहा है हमारे पास में ज ब ग ड़ द और श। नंबर 11 पे हमारे पास आ रहा है ख फ छ ठ थ च ट ट और व। नंबर 12 पे हमारे पास आ रहा है क प और ये। नंबर 13 पे आ रहा है स श स और र। और नंबर सबसे अंतिम होगा हमारा होगा हल है और ल। ये 14 में सूत्र हैं और हम पढ़ रहे स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम होता है अच संधि। अच में जो स्वर आएंगे वो होंगे ऐसे और चतक, मतलब जितने हम स्वर संधि के वेद पढ़ेंगे वो स्वर संधि के वेद हमारे यही घूम रहे लगभग पूरे ऐसे लगाकर चतक। जैसा कि हम संधि पढ़ रहे हैं गुण, तो विशेष तौर से देखना हमें हम जो संधि पढ़ रहे हैं उसका नाम है हमारे पास में गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का वेद पढ़ रहे हैं। तो देखिए गुण स्वर संधि में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुण क्या है। जिसे हम पढ़ रहे यण क्या है? यण 4 प्रत्याहार, एक प्रत्याहार यण। उस यण प्रत्याहार में जो स्वर लिए गए हैं उन स्वरों की संख्या कितनी है? 4। तो यण क्या है? यण एक प्रत्याहार है जिसमें 4 वर्ण आते हैं, 4 स्वर आते हैं। 4 वर्ण कौन कौन से हुए? वो ये व र और ल। यण प्रत्याहार में 4 वर्ण बताए गए हैं और चारों वर्ण कौन कौन से हैं? ये व र ल। दीर्घ संधि पढ़ रहे थे, दीर्घ में 4 आ रहे थे। दीर्घ आ रहा था, दीर्घ ई आ रहा था, दीर्घ उ आ रहा था, दीर्घ री आ रहा था। ये जो 4 वर्ण थे। तो गुण, अब गुण क्या है? गुण संधि पढ़ने के पहले हमें इस चीज का मालूम होना चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान होना चाहिए कि गुण क्या है। गुण हम जानने के लिए हम पढ़ेंगे गुण संज्ञक वर्ण। यण संज्ञक वर्ण यह वाले थे, दीर्घ में 4 आ रहे थे, तो गुण में गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं? गुण संज्ञक वर्ण में हमारे पास में आता है। गुण संज्ञक वर्ण समझने के लिए इधर लिखेंगे आपके सामने, यह है गुण संज्ञक वर्ण। ध्यान से देखना, रटना बिल्कुल नहीं है, रटना नहीं है। ये गुण संज्ञक वर्ण। तो गुण संज्ञक वर्ण में देखिए क्या लिखा हुआ है? अध्ययन गुण है। ये गुण संधि का सूत्र नहीं है, ये गुण संज्ञक वर्ण है। तो गुण संज्ञक प्रश्न भी आ सकता है, कई बार कंपटीशन में आता है, ग्रेड में आता है, टेट में आता है। तो गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो गुण संज्ञक वर्ण बताने हमें अध्ययन गुण। इसमें क्या क्या? गुण संधि का सूत्र अलग होगा और गुण संज्ञक वर्ण अलग होंगे। तो गुण संज्ञक वर्णों में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम समझेंगे गुण में क्या आ रहे हैं तभी तो गुण होगा। तो गुण संज्ञक वर्ण हमारे पास है, इसका टुकड़े करेंगे हम। तो संधि के अनुसार टुकड़े करेंगे। एक तो आता है हमारे पास में अत, अत के बाद में एक आता है एंड। ध्यान से देखिए, पहला क्या है? अत संधि। यहाँ बढ़ेंगे शब्द, हम आगे बढ़ेंगे इसको। तो अत के बाद दूसरा जो प्रत्याहार निकाला है वो कौन सा प्रत्याहार है? एंड प्रत्याहार।
अब इन तीनों को लेते हैं, अत में कौन सी वृत्ति है? पंचमी। तो पंचमी से हम एक लेके आते हैं, तो यहाँ पर तो क्या बचता है? ए बच गया। अत पंचमी वृत्ति है और पंचमी से जो रामात हम लेके आते हैं रामाता है, तो अत में से जो हम निकाल के लेके आएंगे मूल शब्द वो क्या होगा? ए। अब एक प्रत्याहार में देखिए आप, एक प्रत्याहार में ए से शुरू हो रहा है और ब तक आ रहा है, तो मतलब कितने वर्ण आ रहे हैं? 2। इन दोनों स्वरों को हम इधर लेके आते हैं, तो हमारे पास में आता है ए और ओ। अब ध्यान से देखिए ये कहां से आए हैं? अत आया, पंचमी विभक्ति से ए आया है, एक प्रत्याहार में ये दोनों कहां से आए हैं? तो ध्यान से देखना है, ये ए से शुरू हो रहा है ब तक, एक प्रत्याहार ये है, मतलब ये लास्ट का संज्ञा वर्ण होता है, किसी भी काम का नहीं है। ए और ओ दो स्वर हैं, ये कहां ले लेंगे? हमारे गुण स्वर में। तो गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं? 3। आ तो हमने नहीं पढ़ा है, तो गुण संधि में दो चीज बनती है, या तो बनता है ए या बनता है ओ। गुण स्वर गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं? 3। सब यण संज्ञक वर्ण कितने हैं? 4। प्रश्न नहीं है। दीर्घ संज्ञक वर्ण कितने हैं? 4। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। यण संज्ञक वर्ण में ये, व, र और ल। गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? पहला ए, दूसरा ए और नंबर 3 ओ। अगर दो वर्णों को मिलाने पर यदि 3 में से कोई भी आ रहा है तो गुण संधि होगी। यण संधि में य, व, र, ल में से कोई एक आ रहा था, यण संधि थी। दीर्घ में 4 वर्णों में से कोई एक आदेश हो रहा था, दीर्घ संधि थी। गुण में इन 3 में से या तो आएगा ए, या आएगा ए और या आएगा ओ। अगर इन 3 में से कोई एक वर्ण एकादेश हो रहा है, स्थानीय वर्ण के स्थान पर आदेश आ रहा है, तीनों में से कोई एक, तो गुण संधि होगी। ये शर्त है, इनके अलावा कोई भी दो वर्णों को मिलाने पर नहीं आ सकता है। दो वर्णों को मिलाने पर तीनों में से एक आना ही चाहिए, तो गुण संधि होगी। अब देखते हैं गुण संधि का सूत्र क्या है। गुण संधि का सूत्र क्या है? तो गुण संधि का सूत्र जानने के लिए इन्हें गुण वर्ण भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम गुण वर्ण भी कह सकते हैं। गुण वर्णों की संख्या, गुण वर्ण। गुण वर्ण कितने हैं? 3। नाम, ए या ओ। ये तो हो गया हमारा गुण संज्ञक सूत्र है। अब आता है गुण संधि का सूत्र क्या है। तो गुण संधि का सूत्र देखिए आप, गुण संधि का सूत्र लेने के लिए मानेंगे आद गुण है। क्या लिखा हमने? आद गुण है। ध्यान से देखना है, जो संधि पढ़ाई जा रही है शायद आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। यहाँ विशेष रूप से एक एक सूत्रों की बारीकी को लिया गया है। शायद किसी भी वीडियो में आप देख के देख लीजिए, शायद मेरे हिसाब से तो कहीं भी मिलेगा, बाकी कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी देखो आप, आद गुण हमने गुण संधि का सूत्र क्या लिया हमने? आद गुण। ये है गुण संधि का सूत्र, गुण संधि सूत्र। गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुण है। तो इसको लेके आएंगे नीचे हम। आद का मतलब पंचमी विभक्ति होगी, ये तो अभी पंचमी विभक्ति आद, और ये आ गया गुण। अब आद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। तो पंचमी से हम यहाँ क्या लेके आ रहे हैं? आ निकाल। आद का मतलब हो गया के बाद। आद का मतलब क्या हो गया? के बाद। मतलब आके बाद में क्या आना? गुण आना। आके बाद में गुण आना ही गुण संधि होगी। अब पहले देखो आ में क्या आ रहा है? आ में निकल के कौन आ रहा है? दीर्घ आ रहा है। और दीर्घ आके बाद में गुण में कौन आ रहे हैं? हमें बार बार नहीं समझेंगे, एक बार ध्यान से देखो। गुण में क्या आ रहे हैं? ये 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। या तो आ रहा है कौन? ए। पहले कौन आ रहा है? या तो आ रहा है ए, या आएगा ए और या आएगा ओ। अब ये आ गया, आके बाद में कुछ भी शब्द आने से यहाँ लिखा नहीं क्या आएगा? आके बाद में जो बनने वाले शब्द हैं वो कौन कौन से बनेंगे? या तो बनेगा गुण में ए, या बनेगा गुण में ए, या बनेगा गुण में ओ। अब आती है आ कैसे बना है? आ तो आप संधि की तरफ पहले बढ़ चुके हैं। आ तो बनता है या तो आ और आ मिलकर के आ बनता है, या ए और आ मिलकर के आ बनता है। तो मैं आ में से दो स्वर निकाल के लाते हैं सवर्ण। वो सवर्ण कौन कौन से होंगे? वो सवर्ण होंगे ए और आ। ध्यान से समझना है बिल्कुल। ए और आ में से कौन आ गए? ए और आ। अब ए और आ के बाद में क्या निकल, क्योंकि सप्तमी विभक्ति कहीं नहीं है। जब सूत्र में सप्तमी हो तब आता है बाद में आने पर, लेकिन सप्तमी अभी तक कहीं नहीं आ रही है, तो बाद में क्या आएगा? हमें कहीं लिखा हुआ नहीं है अभी तक। अब ए और आ के बाद में कुछ आने पर स्वर आएंगे, निश्चित ही बात है। तो जो संधि का नाम ही स्वर संधि है।
जब संधि का नाम क्या है? स्वर संधि। और स्वर संधि क्या है? स्वर के बाद स्वर आने पर, ये तो निश्चित है स्वर ही आएगा, लेकिन क्या आएगा तो कोई पता नहीं है। आने पर क्या बनेगा? या तो बनेगा ए, या बनेगा ए, और या बनेगा ओ। ए और आ के बाद में कोई स्वर आने पर या तो बनेगा ए, या बनेगा ए, या बनेगा ओ। नियमानुसार बनेगा, तुक्के से नहीं बनेगा, रटने से नहीं बनेगा, याद करने से नहीं बनेगा, समझने से बनेगा। चलिए हो गई। अब हम कहते हैं कि जो सूत्र है, जो नियम बनाया गया है, वो नियम क्या बनाया गया है? वो नियम बनाया गया है ए वर्णात अच्छी परे। ध्यान से देखना हम इस यहां पर स्लैंड को, ए वर्णात अच्छी परे। विशेष रूप से इनको ध्यान से देखना है। ए वर्णात अच्छी परे पूर्व पद रेखो, पूर्व पदयो रेखो। देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है? ए वर्णात अच्छी परे पूर्व पद रेखो। पूर्व पदयो है रेखो, गुणादेश, गुणादेश है शा। अगर गुण संधि जिंदगी में उतारनी है, गुण उतारना है, तो गुण संधि का ये चीज तो हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि समझा नहीं किसी के, बाकी तो समझा नहीं क्या ए के बाद में ये आने पर ये बन जाएगा, ए के बाद वो आने पर वो बन जाएगा, इतना कुछ नहीं। क्यों बन जाएगा? कि रटटाई चीज है, भूल सकते हो, लेकिन समझी हुई चीज दोबारा नहीं भूल सकते। ध्यान रखना विशेष चीज है। हम रास्ता लंबा ले सकते हैं, लेकिन उस रास्ता जो रास्ता हमने चुना है वो सही होना चाहिए। लंबा हो सकता है, कहते भी हैं कि किसी चीज में देर हो सकती है लेकिन आगे अंधेर नहीं हो सकती। तो देर हम जरूर ले रहे हैं, लेकिन आगे अंधेरा ये निश्चित नहीं होगा। इसलिए अंधेरे से बचने के लिए हम एक एक चीजों को ध्यान से देखते हैं। उजाले में आइए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। ए वर्णात अच्छी परे पूर्व पदयो है रेखो गुणादेशात। इनको अलग अलग कहेंगे, तो अलग अलग करने पर ध्यान से देखिए टुकड़े हम यहां से लिख के आते हैं। ए वर्णात पंचमी विभक्ति अच्छी, सप्तमी विभक्ति, फिर लिखा है परे, परे के बाद लिखा है पूर्वयो है, परे पूर्वयो है, फिर लिखा है ये देखो ये हो गया पूर्व पदयो है, जो यहां से परे, फिर हमने पूर्व पदियां, रुत्व संधि हो रही है, आगे बढ़ेंगे। रुत्व का यहाँ है विसर्ग बन गया, यहाँ बन गया ए, तो हमने लिया एक है, चलिए हम यहाँ पर एक है, यहाँ संधि बन रही उत्तु हुई। एक है के बाद लिया हमने गुणादेश, मतलब गुण आदेश, गुण आदेश, और लिया हमने शाद हो गई। ध्यान से समझ लो। ए वर्णात अच्छी परे, ए वर्णात का ए वर्ण के बाद में, तो ए वर्ण में कौन आ गया? ए और आ गया, तो ए और आ के बाद में अच्छी सप्तमी विभक्ति अच आने पर ध्यान से समझ लेना, क्योंकि संधि में सप्तमी विभक्ति सूत्र में होना जरूरी है। अगर सूत्र में सप्तमी नहीं है तो बाद में क्या रहा है, हमारे पास में कोई चीज नहीं है, बाद में कुछ मिले हो तुक्के से, कोई मतलब वाली बात नहीं, नियम से लाएंगे। बाद में क्या रहा है, सूत्र ने हमें कह दिया, पाणिनि ने हमें आदेश दे दिया कि बाद में क्या ला सकते हो। पाणिनि ने हमें आदेश दिया है मैत्री सूत्र के माध्यम से कि ए वर्णात अच्छी परे, ए वर्णात अच्छी का मतलब अचाने पर, तो ए वर्ण के बाद में क्या आने पर, ध्यान से देख लो, इसमें सप्तमी विभक्ति है, समझना ध्यान से। ये क्या लिखा हुआ है? ए वर्णात, ए वर्णात का मतलब ए और आ के बाद, हम पढ़ रहे थे पंचमी का मतलब के बाद, तो ए और आ के बाद यहां ए वर्णात में ले लेते समझने के लिए, ए और आ, ए और आ के बाद में क्या आने पर, अच आने पर। अच में कौन आ गए? पूरे स्वर। अच में कौन आ गए? देखो हम इसको दोबारा लिखेंगे, इसको एक बार ध्यान से समझ लेना है, यह चीज दोबारा पढ़ लेंगे। ए वर्णात में आ गया ए और आ, ध्यान से समझना है, ए और आ, इसके बाद में क्या चीज आने पर, अच। अच का मतलब आप दो संधियों में समझ चुके पहले, अच का मतलब स्वर। दोबारा देख लो, ऐसे लगा के छह, अच में कौन आ गए? ऐसे छह, देखो कौन कौन से आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्वर। अच में कौन आ गए? 9 स्वर। तो ए और आ के बाद में 9 स्वरों के आने पर परे पूर्व पदे है। कौन कौन से पद में? परे और पूर्वयो। परे का मतलब ये, पूर्व का मतलब उधर, तो दोनों पदों में क्या होगा? एक गुण आदेश। दोनों शब्दों को मिलकर जो शब्द बनने वाला है, तो दो जो पद है उनको हम क्या कहेंगे? स्थानीय पद।
हमने पहले वाले संधि में पढ़े हैं। स्थानीय पद क्या होते हैं? जो अपना स्थान छोड़ रहे हैं। स्थान यहाँ कौन छोड़ रहे हैं? ध्यान से देखियो, स्थान कौन छोड़ रहे हैं? परे और पूर्व। कितने पद हो गए? 2। इन दोनों क्या कहेंगे? स्थानीय। और स्थानीय के स्थान पर कितना पद आ रहा है? 1। ध्यान से बिल्कुल, ये कितने पद हैं? 2। इन दो को हम क्या कहेंगे? स्थानीय पद। स्थानीय का मतलब यहाँ से जाने वाले हैं। इन दोनों के स्थान पर कितना पद बढ़ रहा है? एक आदेश। जो एक आदेश हो रहा है, जो आदेश हो रहा है एक, उस एक को हम क्या कहेंगे? गुण। और वो गुण क्या बनेगा? या तो ये या ये या ये। आगे समझ में? एक बार और भी रिपीट करता हूं इस बात को। ए और आ के बाद में अच आने पर, ए और आ के बाद में अच आने पर परे पूर्वयो, मतलब या तो परपद और या फिर दोनों को मिलाने पर, दोनों स्थानीय पदों के स्थान पर एक गुण आदेश होगा, होना ही चाहिए। शाद का मतलब विधिलिंग लकार है, होना ही चाहिए, ये गुण है। अब यहाँ लिखा है अच। अच में कौन से अच आ रहे हैं? इसको हम पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखो, इसको हम वापस रिपीट करें, एक बार और देख लें इसको। अब हमारे सामने आ गया है ए और आ गया, ए और आ के बाद हमारे सामने आ रहा है अच। क्या आ रहा है? अच। और अच के बाद में हमारे पास यहां क्या आ रहा है? गुण। क्या आ रहा है? गुण। विशेष तौर से ध्यान से देखना। अब यहां विशेष नजर रखना है, ए और आ के बाद में अच आने पर गुण हो जाना। अब अच में कौन से अच आ रहे हैं? ए आएगा, आएगा। इसको यहां समझने के लिए हमने कुल पहले एक संधि पढ़ी थी पूर्व में, और उस संधि का नाम था हमारे पास में इको यणची। इको यणची। जो अच्छी आ रहा है, अच्छी किस सूत्र से आ रहा है? इससे। इसको हम पढ़ चुके, इसको समझ चुके पहले वाले संधि में। इक यण अच्छी, ये राची। तो ये अच्छी किस सूत्र से आया है? इको यणची से। तो जो किसी सूत्र से उधार लिया जा रहा है उसे बोलते हैं अनुवृत्ति। उधार लेना, उधार लेने की प्रवृत्ति को बोलते हैं अनुवृत्ति। तो अच्छी किस पर से लिया हुआ है? इको यणची से। तो जो अच्छी आ रहा है वो अच्छी अपने साथ में एक चीज और लेके आ रहा है। वो क्या लेके आ रहा है? अच्छी अपने साथ में जो चीज ला रहा है वो कौन सी है? इक। अच्छी अपने साथ में यहां कौन ला रहा है? इक ला रहा है। हम क्या लिखेंगे यहां पर? इक। कौन सा अच्छा आ रहा है? कौन से स्वर आ रहे हैं? इक वाले स्वर। कौन से स्वर आ रहे हैं? इक वाले स्वर आ रहे हैं। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू पाणिनि नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू हमारे अनुसार है। यहां पर क्या आएगा? इक। इक स्वर आएंगे, इक अच आएंगे। इक में कौन से आ गए? इक में ई, उ, री, ली। ये हो गया। इसे लगाकर के, तो इसे लगाकर कहता है ये स्वर हो गए संख्या कितनी? 4। ये इक। तो इको यणची में पहले पढ़ चुके हैं। इक पहले आ रहा है, उसके बाद में अच आ रहे थे, अच के बाद में यण आ रही थी। तो इक के बारे में नई चीज नहीं है। इक वही चीज है। तो कौन से स्वर आ रहे हैं? इक स्वर आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? ए और आ के बाद आ रहे हैं, बढ़ जा रहा है गुण। गुण का मतलब 3 शब्द। इसको सारणी से देखिए क्या क्या चीज आ रही है, क्या बन रहा है। ये आ गया आपके पहले ए और आ। गुण संधि में इधर दोनों में से एक आना चाहिए, इनके अलावा कुछ नहीं। इधर ई नहीं आ सकता, इधर ओ नहीं आ सकता, इधर री नहीं आ सकता, इधर ल नहीं आ सकता। ए, ओ, आई, औ इधर जो आएंगे गुण संधि में, इन दोनों में से एक आएगा। ये संविधान में लिखा हुआ है, इन दोनों में से एक ही आएगा। अब देखिए अच। अच कौन सा ले रहे हैं? इक वाला अच ले रहे हैं। अच कौन से ले रहे हैं? इक वाला अच। और इक वाले अच में कौन कौन सी चीजें हैं? ई, कै। इक हो गया। इक प्रत्याहार में जो अच आ रहे हैं वो कितने हैं? 4। नियम से ले लें इनको। यहां हमने ले लिया 4 बढ़ते ई, उ, री और ली। इक में हमने कितने स्वर ले लिए हैं? 4 स्वर ले लिए। इन दोनों, अब देखिए क्या आना जरूरी हो गया? ई आना जरूरी है। ई नहीं आता है, उ आ सकता है। उ नहीं आता है, री आ सकता है। री नहीं आ रहा तो ली आ सकता है। आना इनमें से 4 में से एक ही। अगर गुण संधि है तो, अगर गुण बढ़ेगा तो, यदि 3 में से एक बढ़ेगा तो इधर ये आना जरूरी है, इधर ये आना है जरूरी है। इनमें से एक आ सकता है, इनमें से आ सकता है। दोनों वर्णों को मिलाएंगे तो जो आदेश होगा वो आदेश क्या होगा? गुण। और गुण में क्या है? ये आपके सामने चीज आ गई। गुण में क्या है? जो गुण में है वो आपके सामने चीज है। तो यहाँ जो संधि थी वो
संधि थी, दो पदों के स्थान पर एक आदेश, दो पदों के स्थान पर एक आदेश। हम यण में पढ़ रहे थे, एक पद के स्थान पर एक आदेश हो रहा था। हम दीर्घ के अंदर पढ़ रहे थे, दो पदों के स्थान पर एक आदेश हो रहा था। हम गुण पढ़ रहे हैं, गुण में भी दो पदों के स्थान पर एक आदेश है। इसको आगे देखते हैं, हम संधि को उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। तो इसके उदाहरण ले लेते हैं, क्या है, उदाहरणों की चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहला उदाहरण लेते हैं